हेलो व्यूअर्स, केबी थिंथ क्लास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड क्लास 12 साइकोलॉजी के यूनिट नंबर 10 प्राकृतिक आपदाएं इसके भाग 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम बाढ़ और सूखा इनके कारण, दुष्परिणाम, बचाव के उपाय और इनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बाढ़ के अर्थ को समझ लेते हैं। बाढ़ यानी किसी जमीनी भाग पर पानी का बिल्कुल अनकंट्रोल्ड वे में फैल जाना और लगातार कई दिनों तक उस स्थलीय भाग का पानी में डूबे रहना बाढ़ कहलाता है। लगातार बारिश होने से नदी अपने वाटर लेवल से काफी ऊपर बहने लगती है, जिससे नदी का पानी किनारों को तोड़कर आसपास के पूरे एरिया में फैल जाता है और पूरा एरिया जो है वो पानी में डूब जाता है। इस सिचुएशन को बाढ़ कहते हैं। अब हम बाढ़ के कारणों के बारे में समझेंगे कि बाढ़ किन कारणों से आती है। सबसे पहला और मुख्य कारण है लगातार भारी बारिश का होना। जब किसी स्थान पर लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है तो इस बारिश की वजह से सारा पानी है वो कहीं ना कहीं होता हुआ नदी तक पहुंचता है और नदी जो होती है वो ओवरफ्लो हो जाती है, यानी कि उसका पानी किनारों को तोड़कर आसपास के पूरे एरिया में फैल जाता है। पूरा एरिया पानी में डूब जाता है। दूसरा कारण है भूस्खलन। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होने से जो वहाँ की नदियां होती हैं उनका रास्ता बदल जाता है, यानी उनके रास्ते को ये जो भूस्खलन होता है वो अवरुद्ध करता है, रोक देता है। तो ऐसी सिचुएशन में नदी का पानी अपना रास्ता बदलकर आसपास के पूरे एरिया में फैल जाता है, जिससे बाढ़ आती है। जंगल पानी के वेग को कम करते हैं, यानी पानी का जो प्रेशर होता है उसको कम करते हैं, जिसकी वजह से बाढ़ में कमी आती है। लेकिन बहुत सारे कारणों से जंगलों का लगातार विनाश हो रहा है, यानी जंगल काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाढ़ आती है। पर्यावरण ह्रास। लगातार जंगलों के काटे जाने की वजह से बारिश का जो पानी है वो लगातार तेजी से बहता है और भूमि का कटाव ज्यादा होता है, क्योंकि जंगल जो होते हैं वो मिट्टी को कहीं ना कहीं जकड़ के रखते हैं, लेकिन जंगलों के काटे जाने की वजह से भूमि का कटाव तेजी से होता है। ये जो भूमि का कटाव होता है इसकी वजह से नदियां जो होती हैं वो अपने साथ अवसाद बहा के लेके आती हैं, यानी जो तलछट होता है वो बहाकर लाती है, कंकड़, मिट्टी, बजरी आदि को बहाकर लेके आती हैं। और ये जो अवसाद होता है ये धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से जो नदी का पानी होता है उसका जो तल होता है वो ऊंचा हो जाता है। तो बरसात के दिनों में जब ज़्यादा पानी नदी में आता है तो वो नदी उसको अपने अंदर समाहित नहीं कर पाती, इकट्ठा नहीं कर पाती है, और ऐसी स्थिति में ये जो पानी होता है वो आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है और बाढ़ की स्थिति आती है। कभी कभी अचानक बांध या जो बैराज होता है उसके टूटने के कारण बाढ़ अपना प्रचंड रूप धारण कर लेती है, क्योंकि बांध के द्वारा नदी का पानी रोका जाता है तो वो सारा का सारा पानी जब एकदम से बांध टूटने के कारण फैलता है तो पूरे एरिया में फैलकर बाढ़ ला देता है। बढ़ता हुआ नगरीकरण भी बाढ़ का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि लोगों के रहने के लिए जमीन की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में जो नदी का रास्ता होता है उसके किनारे किनारे भी बस्तियां बसा दी जाती हैं। ये वो एरिया होता है जो कि बारिश के दिनों में नदी का पानी पूरा वहां पर आ जाता है और ये पूरा एरिया डूब जाता है। दोषपूर्ण जल निकास प्रणाली, ये भी कहीं ना कहीं नगरीकरण से जुड़ी हुई है। शहरों में हर चीज पक्की, यानी कि सड़कें, मकान, जो भी निर्माण कार्य होता है वो सीमेंटेड या पक्का कर दिया जाता है, तो जो पानी होता है बारिश का या जो भी पानी होता है वो जमीन के अंदर रिस कर नहीं जा पाता, वो सारा का सारा पानी जो होता है वो ऊपर ही रह जाता है। और जल के निकास की प्रॉपर व्यवस्था न होने की वजह से वो पूरा एरिया जो होता है वो पानी में डूब जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो साल दर साल इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से बर्फ जो होती है वो ज़्यादा मात्रा में पिघलती है। तो बर्फ के ज़्यादा मात्रा में पिघलने की वजह से नदियों का जो पानी होता है उसमें बढ़ोतरी होती है, और ये जो बढ़ा हुआ पानी होता है ये किनारों को तोड़कर आसपास के इलाके को पानी में डुबो देता है और बाढ़ का कारण बनता है। अब अगर हम बात करें बाढ़ को रोकने के उपायों की, तो इसमें जो बाढ़ आने के कारण हैं उन्हीं को अगर दूर कर दिया जाए
तो बाढ़ को रोका जा सकता है। नदियां जो कि काफी घुमावदार यानी टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती हैं, वहां पर बाढ़ आने की संभावना ज्यादा होती है। तो इस बात का प्रयास किया जा सकता है कि जल मार्ग को सीधा रखा जाए। तो सीधा जल मार्ग जो होता है वो बाढ़ का कम कारण बनता है। दूसरा उपाय है कृत्रिम जलाशयों का निर्माण। वे क्षेत्र जहां पर की बाढ़ आने की संभावना ज्यादा होती है, वहां पर अगर कृत्रिम जलाशयों का निर्माण कर दिया जाए, जो अतिरिक्त पानी है वो जब किनारे तोड़कर भूमि की ओर बढ़ेगा तो वो इन जलाशयों में भर जाएगा, जिसकी वजह से बाढ़ नहीं आएगी। नदियों को आपस में जोड़ना। देश भर की नदियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो बाढ़ को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि ये एक बहुत ही खर्चीली योजना हो सकती है। बाढ़ को रोकने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। नदियों को आपस में जोड़ने से बारिश के दिनों में जो अधिक पानी होता है उसको नदी के कम पानी वाले क्षेत्र की ओर मोड़ा जा सकता है और इससे बाढ़ से बचा जा सकता है। समय समय पर तटबंधों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कमजोर तटबंध जो हैं वो बाढ़ का कारण बनते हैं, क्योंकि ऐसे कमजोर तटबंधों को तोड़कर नदी जो है वो बाढ़ का कारण बनती है। पर्वतीय क्षेत्रों में विस्फोटों पर रोक लगाकर बाढ़ को काफी हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि जो रास्ता बनाने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाता है उसकी वजह से पहाड़ कमजोर होते हैं और भूस्खलन की संभावना बनी रहती है। और ये भूस्खलन पर्वतीय नदियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करके उनका मार्ग परिवर्तन कर देते हैं और बाढ़ का कारण बनते हैं। बांध का निर्माण। आबादी वाले क्षेत्रों में बांध का निर्माण करके जल प्रवाह को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। तो बांध बनाने से काफी हद तक बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है। मानव बस्तियां बसाते समय जो निर्माण कार्य हो वो बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो नदी का जो जल मार्ग होता है उसके दोनों तरफ कभी भी बस्तियां नहीं बसाई जानी चाहिए। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष या जंगल बाढ़ को रोकने में काफी मददगार होते हैं। बाढ़ की स्थिति में क्या आपदा प्रबंधन किया जा सकता है, इसको हम दो अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। एक तो बाढ़ के दौरान क्या किया जाना चाहिए और बाढ़ के बाद क्या किया जाना चाहिए। इन दोनों ही चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो बाढ़ के दौरान सबसे पहला काम करना चाहिए कि जब हमें पता है कि बाढ़ आ सकती है तो ऐसी स्थिति में जो जल बहाव का रास्ता है वहाँ पर रेत के थैले रखे जाने चाहिए। ये काफ़ी हद तक पानी का जो बहाव है उसको रोक लेते हैं। इसके बावजूद अगर फिर भी पानी भर गया है और आप जिस मकान में रहते हैं वो मकान मजबूत है तो सबसे पहले ऊपर की मंजिल पर चले जाना चाहिए, ये सेफ रहता है। लेकिन अगर आपका मकान मजबूत नहीं है और ऐसा लगता है, क्योंकि बाढ़ जो होता है वो मकान को ध्वस्त कर सकती है, नष्ट कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में मकान को छोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का प्रयास करें। कभी भी पेड़ पर ना चढ़ें, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो पानी के बहाव में अक्सर उखड़ जाते हैं और ये घातक हो सकता है। रबड़ की ट्यूब अगर मिल जाए तो उसे अपने साथ हवा भरकर रखें, क्योंकि ये आपको पानी में डूबने से बचाने में मदद करेगी। जब बाढ़ समाप्त हो जाए उसके बाद क्या किया जाना चाहिए? घर के आसपास का जो एरिया है वहां पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि बाढ़ का जो पानी होता है वो बहुत ही संक्रामक रोगों का कारण बन सकता है। बाढ़ के फैले हुए पानी में भी दवा छिड़कनी चाहिए, ये आपको संक्रामक रोगों से बचाएगा। हॉस्पिटल जाकर अपनी प्रॉपर जो भी जांचें हैं वो करवाना चाहिए और जांच में अगर कोई बीमारी निकल के आती है संक्रामक या दूसरी तरह की तो उसका ट्रीटमेंट लिया जाना चाहिए। जो भी मवेशी घर में पाले हों उनकी भी प्रॉपर जांच होनी चाहिए और उनका इलाज पशु चिकित्सालय में होना चाहिए। इसके अलावा बाढ़ के समय में जो भी लोग बाढ़ग्रस्त होते हैं उनको कोई न कोई सरकारी सहायता या अनुदान मिलता है, तो क्या सहायता प्राप्त हो रही है सरकार की तरफ से उसकी पूरी जानकारी करने के लिए जो भी वहाँ का अफसर है, अधिकारी है, उससे संपर्क करना चाहिए और उन सुविधाओं का डेफिनेटली लाभ उठाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं वो बाढ़ को रोकने में काफ़ी हद तक मददगार होते हैं। अब हम बात करेंगे सूखा की। तो सबसे पहले हम सूखा के अर्थ को समझ लेते हैं।
किसी भी स्थान पर एक लंबी अवधि तक सामान्य से कम वर्षा सूखा की स्थिति कहलाती है। यानी किसी स्थान पर अगर वहाँ पर एक जितनी बारिश हो रही है उससे कम बारिश हो या बारिश ना हो और ये जो सिचुएशन है एक लंबे समय तक बनी रहे तो ये सूखा कहलाता है। सूखा की स्थिति में खेती के लिए, जानवरों के लिए और स्वयं मनुष्य को उसकी जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों से बहुत कम मात्रा में पानी प्राप्त हो पाता है। अब हम सूखा के प्रमुख कारण क्या है उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहला कारण है जल चक्र अवरोध। हमारी कुदरत ने एक पूरा वाटर साइकिल हमारे लिए दिया है जिसमें कि वाटर सोर्सेज होते हैं, उनसे पानी इवेपोरेट होकर वायुमंडल में जाता है और बादल बनते हैं और वो बादल से फिर बारिश होती है और फिर वो पानी जो होता है वापस से जल स्रोतों में चला जाता है। तो ये जो साइकिल चलता रहता है या चक्र चलता रहता है इसे जल चक्र कहते हैं और इस जल चक्र की वजह से सामान्य रूप से वर्षा होती रहती है। लेकिन जब किसी क्षेत्र में ये जो वाटर साइकिल होता है इसमें किसी वजह से कोई अवरोध आ जाता है या कोई बाधा आ जाती है तो उसकी वजह से बारिश में कमी आ जाती है और सूखा पड़ता है। वर्षा का असमान वितरण। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अलग अलग राज्यों में वर्षा का वितरण असमान है। यानी कहीं जैसे चेरापूंजी है वहाँ इतनी ज्यादा बारिश होती है, दूसरी तरफ राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ नाम मात्र की बारिश होती है। तो ऐसी स्थिति में देश की जो कुल भूमि है जिसमें खेती की जाती है उसमें भी लगभग 70% भाग जो होता है वो सूखा संभावित क्षेत्र होता है। यानी ऐसा भाग जहाँ पर सूखा पड़ने की संभावना होती है। और ऐसे सूखा संभावित क्षेत्र में अगर लगातार कुछ वर्षों तक बारिश ना हो तो सूखे की जो स्थिति होती है वो बहुत ही दयनीय यानी कि खराब हो जाती है। तीसरा कारण है वन विनाश। बहुत सारे मवेशी चराने की वजह से या फिर बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगलों की कटाई के कारण जो ग्रीन बेल्ट है वो धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त होने की स्थिति में आ गई है। तो ये जो ग्रीन बेल्ट समाप्त हो रही है, हरी पट्टी समाप्त हो रही है, इसकी वजह से 3 परिणाम होते हैं। एक तो बारिश की मात्रा कम हो जाती है, दूसरा मिट्टी का कटाव होता है और तीसरा जो ग्राउंड वाटर होता है यानी भूमिगत जल होता है, भूजल होता है, उसका जो लेवल होता है, उसका जो स्तर होता है वो बहुत कम हो जाता है और इसके कारण जो जलाशय होते हैं वो सूखने लगते हैं और सूखा पड़ता है। जल का अत्यधिक दोहन। जब किसी भी क्षेत्र में ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा यूज होने लगता है, चाहे वो खेती हो चाहे दैनिक दिनचर्या के काम हो, उनमें भूमिगत जल का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ऐसी स्थिति में जो संचित भंडार होता है जल का उसमें कमी आ जाती है और इसी समय अगर बारिश भी कम हो जाए तो सूखे की स्थिति बन जाती है। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश की जो प्रवृत्ति होती है उसमें बदलाव आ जाता है। इससे जो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वो भी सूखाग्रस्त हो जाते हैं। नदी मार्गों में परिवर्तन। जो साल भर पानी से भरी हुई नदियां होती हैं वो केवल हमें सतही जल उपलब्ध नहीं कराती हैं बल्कि ये नदियां भूमिगत जल का भी एक बहुत बड़ा स्रोत होती हैं। किसी नदी का मार्ग बदल जाता है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उस वहां पर ग्राउंड वाटर जो होता है वो भी सूखने लगता है और ये सूखे का कारण बनता है। अनियोजित खनन कार्य। जमीन के अंदर से खनिजों को निकालने के लिए जो खनन कार्य किया जाता है उस पूरे एरिया में जल संचयन की क्षमता घट जाती है और पानी जो होता है वो रुकता नहीं है बल्कि तेजी से बह जाता है। इसका सारा असर ग्राउंड वाटर लेवल पर पड़ता है और उस पूरे क्षेत्र में पानी की कमी होने लगती है। कृषि योग्य समस्त भूमि का उपयोग। बढ़ती हुई पॉपुलेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा खाद्य सामग्री उगाने की जरूरत पड़ती है और ऐसी स्थिति में जितनी भूमि होती है उस सभी भूमि पर लगभग खेती की जाती है और लगातार खेती की वजह से, लगातार फसलें लेने की वजह से मिट्टी के जो उपजाऊपन होता है उसमें कमी आती है और मिट्टी धीरे धीरे बंजर होने लगती है और रेगिस्तान में बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर बारिश भी कम हो जाए तो सूखा पड़ जाता है। मिट्टी का संगठन। मिट्टी का संगठन इस तरह का होता है कि मिट्टी जो होती है वो पानी को और नमी को संचित करके रख सकती है। पॉल्यूशन के कारण मिट्टी का संगठन डिसबैलेंस हो गया है जिससे उसकी
पानी को संचित करके रखने की क्षमता में कमी आ गई है। मिट्टी की ये जो जल धारण क्षमता है, इसमें कमी आने की वजह से सूखा पड़ने की संभावना ज्यादा होती है। अब अगर हम सूखा के क्या दुष्परिणाम होते हैं उनको देखें तो सबसे पहले पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि सूखा की वजह से जलाशय सूख जाते हैं, नदियां सूख जाती हैं, बारिश भी नहीं होती है और भूमिगत जल होता है वो भी समाप्त हो जाता है, तो पानी की कमी हो जाती है। खेती के लिए पानी की जरूरत होती है। जब पानी की कमी हो जाएगी हमारी खेती भी सूख जाएगी और खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी। पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाएगी और जब खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी तो निश्चित रूप से अनाज की कीमतों में वृद्धि होगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की बहुत सारी जनसंख्या खेती से जुड़ी हुई है। पानी की कमी के कारण खेती नहीं होगी, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी। वहीं बहुत सारे जो रोजगार हैं वो खेती से संबंधित हैं, मतलब जो चीजें खेतों में उगाई जाती हैं उनसे जो लोग रोजगार करते हैं, डायरेक्ट खेती नहीं करते लेकिन खेती से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनसे संबंधित रोजगार करते हैं, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी में वृद्धि होगी। सूखे की जो खराब वाली स्थिति होती है जिसे दुर्भिक्ष कहते हैं यानी अकाल कहते हैं, जब व्यक्ति की भूख से मौत होने लगती है इंसानों की और पशुओं की, वो दुर्भिक्ष कहलाता है। तो वो वाली सिचुएशन आ सकती है। सूखे से ग्रस्त लोगों को सहायता करने के लिए सरकारी खजाने से धन खर्च होता है, तो ऐसे में सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों और व्यवसायों को चलाने के लिए खेती से कच्चा माल आता है, लेकिन पानी की कमी की वजह से खेती नहीं की जा सकती, तो कच्चे माल की कमी हो जाती है और इसकी वजह से महंगाई की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं, धन की कमी है और खाद्य पदार्थों की कमी है, कच्चे माल की समस्या है, जिससे उद्योग भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो अनाज हो चाहे वो दूसरी तरह की वस्तुएं हो, वो महंगी हो जाएंगी, तो महंगाई की समस्या होगी और उस क्षेत्र से जो सूखाग्रस्त है वहाँ से लोगों का पलायन भी होगा। ये सारी समस्याएं सूखे के कारण आती हैं। सूखे से बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहला हरित पट्टी का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रीन बेल्ट होती है ये बारिश कराने में सहायक होती है, जमीन के अंदर नमी बना के रखने में सहायक होती है। ग्रीन बेल्ट यानी जो कुछ भी खाली जगह हो वहाँ पर पेड़ों का लगाया जाना, सड़कों के दोनों ओर हरित पट्टी का विस्तार किया जाए। पानी जो है वो उसका बहुत ज्यादा दोहन न करके बल्कि उसका पुनर्चक्रण किया जाए, यानी रिसाइकिल किया जाए। उस पानी को, जो पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन दूसरे बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पानी को दोबारा से बंद पड़े कुओं और तालाबों को फिर से जीवित किया जाए, क्योंकि इनका इस्तेमाल, ये जो पानी तालाबों और कुओं में होता है, इनका इस्तेमाल खेती के लिए और दूसरे बहुत सारे कामों में किया जा सकता है। बारिश के दिनों में बहुत सारा पानी यूं ही बहकर व्यर्थ हो जाता है, उस सारे पानी को अधिक से अधिक इकट्ठा किया जा सके, इसके लिए तालाब खुदवाए जा सकते हैं या और दूसरे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। देश की नदियों को आपस में जोड़ा जाना एक अच्छी योजना है। नदियों की जलधारा को सूखाग्रस्त क्षेत्र की तरफ मोड़ा जा सकता है, जिससे उनकी सहायता हो सकती है। खाली पड़ी भूमि पर अधिक से अधिक पेड़ लगाकर सूखे से बचाव किया जा सकता है। ये सभी उपाय सूखा रोकने में सहायक है, लेकिन यदि किसी स्थान पर फिर भी सूखा पड़ने लगे तो वहां पर क्या करना चाहिए? आवश्यक वस्तुएं, जो भी विशेष रूप से खाद्य पदार्थों की बात की जाए, अनाज की बात की जाए, तो उनकी आपूर्ति के उपाय सरकार को करने चाहिए। रोजगार के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ये वो साधन है जो कि कृषि से संबंधित नहीं है और किसी भी सूरत में सूखे को भुखमरी यानी दुर्भिक्ष, अकाल का रूप नहीं लेने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में मनुष्य और पशुओं के मरने की स्थिति बन जाती है। आज की क्लास में हमने बाढ़ और सूखा, इन दोनों के कारण, इनके क्या परिणाम हैं और इनका क्या प्रबंधन किया जा सकता है, उसका अध्ययन किया। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।